नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। एक सप्ताह के अंदर तीसरी बार पीएम मोदी ने बिहार को कई योजनाओं की सौगात दी है। मंगलवार को वर्चुअली पीएम ने 545 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम नीतीश समेत कई नेता और मंत्री मौजूद रहे। ये तीन तस्वीरें 6 दिनों के अंदर की हैं। मंगलवार को पीएम ने शहरी क्षेत्र से जुड़ी 7 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इन योजनाओं पर करीब 545 करोड़ की लागत आई है। इसके पहले 10 सितंबर को 294 करोड़ की योजनाएं, तो वहीं 13 सितंबर को 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत पीएम मोदी कर चुके हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत पटना के बेऊर और पटना सिटी के पहाड़ी स्थित करमली चक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, जहां गंदे पानी को शुद्ध किया जाएगा और फिर इसका उपयोग सिंचाई कार्यों में होगा। पीएम ने कार्यक्रम में वर्चुअली हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, रविशंकर प्रसाद सहित कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। पीएम ने कहा कि मुजफ्फरपुर में 3 घाटों का निर्माण होने से छठ पर्व के दौरान लोगों को आसानी होगी और छठी मैया के आशीर्वाद से इसी तरह विकास के कार्य होते रहेंगे। मुझे उम्मीद है इन प्रयासों से आने वाली छठी मैया की पूजा के दौरान बिहार के लोगों को, विशेषकर बिहार की महिलाओं की दिक्कतें कम होगी, उनकी सहूलियत बढ़ेगी। छठी मैया के आशीर्वाद से हम बिहार के शहरी और ग्रामीण इलाकों, उनको गंदे जल, बीमारी बढ़ाने वाले जल से मुक्ति दिलाने के लिए जी जान से काम करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर के 3 घाटों का सौंदर्यीकरण होगा, जिस पर 11 करोड़ रुपए की लागत आएगी। पीएम ने छठ व्रतियों के लिए नमामि गंगे योजना के तहत बनने वाले घाटों को अहम बताया है। जब पटना में जैसा बना है, प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि पटना में जैसा बना है मुजफ्फरपुर में भी उसी तरह का रिवर फ्रंट बनेगा। मुंगेर नगर निगम के सभी 45 वार्ड में अब घर घर शुद्ध पेयजल पहुंचेगा। अमृत योजना के तहत 198 करोड़ की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही जमालपुर नगर परिषद में 55 करोड़ की लागत से शहरी जलापूर्ति योजना शुरू होगी। दोनों योजनाओं का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। बुडको ने इसकी जिम्मेदारी मुंबई की जेएमसी प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा मुंगेर शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया गया। वहीं सिवान में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत 41 करोड़ रुपए की लागत से 3 जल मीनारों का निर्माण किया गया है, जिसमें शहर के 18 वार्डों में पानी की सप्लाई की जाएगी। उद्घाटन के मौके पर सिवान में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सहित कई नेता मौजूद थे। सिवान शहर में भी 40 करोड़ से अधिक की लागत के जलापूर्ति योजना का भी शुभारंभ फेज 1 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। मंगलवार को जिन योजनाओं की शुरुआत पीएम ने की, उनमें 4 परियोजनाएं जल आपूर्ति से संबंधित हैं, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 परियोजना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। इन सभी परियोजनाओं की लागत 541 करोड़ रुपए आएगी। बिहार के नगर विकास और आवास विभाग के अधीन बुडको इन पर काम कर रहा है। बाकी 3 में से 2 सीवरेज ट्रीटमेंट और 1 रिवर फ्रंट से जुड़ा है। जाहिर है, इससे कई जिले के लोगों को फायदा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 बिहार। अब जरा इन योजनाओं के सौगात के मायने को समझिए। दरअसल बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पीएम 3 किस्त में हजारों करोड़ की सौगात दे चुके हैं। तीसरी किस्त में पेयजल और सीवर से जुड़ी योजनाएं हैं। पटना के गंदे पानी का अब सिंचाई में प्रयोग होगा। साथ ही साथ जिन शहरों की योजना है वहां सौंदर्य और सफाई होगी। यह प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है और इन योजनाओं से कितना लाभ इस चुनावी मौसम में मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। उधर मोदी कैबिनेट ने दरभंगा में एम्स को मंजूरी दे दी है। दरभंगा विधायक ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि शिलान्यास जल्द होगा। पटना के बाद बिहार का दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिस पर 1264 करोड़ की लागत आएगी।
अस्पताल में 750 बेड होगा। 4 साल में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। जल्द ही बिहार में चुनाव के तिथि की घोषणा होने वाली है। उससे पहले ही केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि बिहार में आदर्श आचार संहिता लगने से पहले एम्स निर्माण की आधारशिला खुद पीएम मोदी रखेंगे। जानकारी के बाद मिथिला के लोगों में खुशी देखी जा रही है। आज कैबिनेट की बैठक में एम्स दरभंगा की स्वीकृति मिल गई है। आज़ादी के बाद उत्तर बिहार में खासकर मिथिलांचल वासियों के लिए यह एक बहुत बड़ी सौगात है। 1264 करोड़ की लागत से 750 बेड वाले दरभंगा एम्स बनकर तैयार होगा। इस पूरे इलाके में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन भी होगा। उत्तर बिहार सहित नेपाल और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के लोगों को बेहतर किफायती आधुनिक चिकित्सकीय सुविधा प्रदान होगी। वहीं दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के लिए यही बहुत बड़ी उपलब्धि है। एम्स के निर्माण से 3000 से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। दिल्ली में सांसद गोपाल जी ने कहा कि इससे मिथिला के लोगों में खुशी है। पटना को मिला और आज मिथिला को एम्स देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। समस्त मिथिला भाषी आज जुटे हुए हैं। दिल्ली में जो मिथिला भाषी है वो आज इस धरती पर जुट करके और उनका जो 17 तारीख को जन्मदिन के अवसर पर दीर्घायु की भी कामना करते हैं मिथिला के लोग। और इस एम्स हो जाने से सीमावर्ती क्षेत्र नेपाल और बंगाल भी इसका लाभ लेगा। तो दरभंगा में एम्स के फायदे को जरा समझ लीजिए। दरअसल मिथिलांचल के लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा इससे। वहीं पटना एम्स में मरीजों की संख्या कम हो जाएगी यहां एम्स बनने से। साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों के मरीजों की परेशानी कम होगी। 4 साल में दरभंगा एम्स के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं एम्स की वजह से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो बिहार में दलितों और मुस्लिमों का बड़ा वोट बैंक है। वोट प्रतिशत इतना है कि चुनावी नतीजे को पूरी तरह बदला जा सकता है। लिहाजा दोनों को रिझाने की कोशिश शुरू हो गई है। जेडीयू ने इसके लिए बड़े नेताओं को टास्क दिया है। दलित और मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए जेडीयू ने नया प्लान तैयार किया है। दलित वोटरों की बात करें तो जेडीयू ने सभी दलित विधायकों को टास्क दिया है। टास्क के हिसाब से जेडीयू के दलित विधायक क्षेत्र का दौरा करेंगे। वहीं दलित की हत्या होने पर मिलने वाली नौकरी की बात को घर घर तक पहुंचाएंगे। नौकरी देने के मुद्दे को जेडीयू सबसे बड़ा एजेंडा बनाने की तैयारी में है। इसके अलावा दलितों के लिए किए गए सरकार के काम को दलित के गांव तक पहुंचाने की भी योजना तैयार की गई है। जेडीयू के जिन नेताओं को टास्क दिया गया है उनमें भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उद्योग मंत्री महेश्वर हजारी, परिवहन मंत्री संतोष निराला और पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि शामिल हैं। ये सभी नेता अपने अपने क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे और अलग अलग ग्रुप में अपने क्षेत्र में जाएंगे। इस प्रदेश में कैसे हम दलितों को मुख्य धारा से जोड़ें, कैसा नया जो हमारा राजनीतिक नेतृत्व उभरे, उसके लिए पंचायतों में तो हर तरह से माननीय नेता ने प्रयास किया है। चुनाव में हम सभी एनडीए घटक दल बहुत मजबूती के साथ 220 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेंगे और महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये दिखावे के लिए, दलित वोट बैंक के लिए ये जो कर रहे हैं, ये बिहार की सभी हमारे दलित भाई समझ रहे हैं। इनको दलितों से प्रेम नहीं है। दलित मतदाताओं के साथ साथ जेडीयू मुस्लिम मतदाताओं को लुभाने की योजना पर भी काम कर रही है। एक तो ये पोस्टर हिंदी में लगाया गया और ठीक इसके बगल में एक और भी पोस्टर है जो उर्दू में बनाया गया है। और बिहार के तमाम वैसे इलाके जहाँ पे मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में रहते हैं वहाँ पे ये पोस्टर लगाया गया है। और पोस्टर लगाने का मकसद साफ है कि मुसलमानों को सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई नीतीश कुमार ने क्या कुछ किया। हमारे साथ खालिद अनवर हैं जो जेडीयू के एमएलसी हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। खालिद जी, जो ये तमाम पोस्टर लगाए गए हैं इसका मकसद क्या है?
देखिए, पोस्टर देखने से ये अंदाज़ा होता है कि लोगों ने ये कबूल करना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार ने बहुत काम किया मुसलमानों के लिए। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस पोस्टर में जिन लोगों के नाम हैं वो बड़े बड़े लोग हैं, बिहार के बहुत बड़े लोग हैं। बिहार में दलित और महादलितों की आबादी 14.2% है, जबकि मुस्लिमों की आबादी 14.7%। ऐसे में जेडीयू को लगता है कि अगर मुस्लिम और दलित उसके साथ आ गए तो कई सीटों में उनकी जीत आसान हो जाएगी। अमित कुमार के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। तो जेडीयू का प्लान डीएम यानी दलित मुस्लिम क्यों है, ये जरा सा समझ लीजिए। दरअसल बिहार में दलित और मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है। आरजेडी ने श्याम रजक को अपने पाले में किया है, तो वहीं नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को लाया है। मुस्लिमों पर आरजेडी अपनी दावेदारी जताते रहा है और जता भी रहा है। मुस्लिमों को अपने पक्ष में करने की तैयारी में जेडीयू है। उधर चुनाव आयोग की टीम ने भागलपुर में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की, जहां 12 जिलों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल थे। बैठक में नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड की सीमा पर नजर रखने के लिए शराब और ड्रग्स के कारोबार पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सहायक बूथों के गठन और कोविड-19 के निर्देश का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दिया गया थे और जिला पदाधिकारी सभी लोगों ने चुनाव आयोग की आई विशेष टीम को अपनी तैयारियों के बारे में बताया। उनके साथ हम लोगों की बहुत विस्तार में चर्चा हुई है और आसन्न जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर क्या तैयारियां की हैं, क्या करनी बाकी हैं, इन सभी विषयों पर भी हम लोगों की चर्चा हुई है। कोई दिशा निर्देश है? बहुत सारे गाइडलाइंस मिलते रहते हैं, आज भी मिले हैं। हम लोगों ने उसका अनुपालन भी कर रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 3 दिवसीय दुमका दौरे के दूसरे दिन आज कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस बीच उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया और सरकार को गरीबों मजदूरों का हिमायती बताया। दुमका और बेरमो विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सीएम हेमंत सोरेन ने उपचुनाव की तैयारियों का शंखनाद कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर दुमका पहुंचे सीएम ने अपनी यात्रा के दूसरे दिन सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत तूफानी दौरा किया। सबसे पहले उन्होंने दिशोम मांझी थान जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद मसलिया प्रखंड में 8 जगहों पर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत की और साफ शब्दों में कह दिया कि अब इस राज्य में गरीबों, वंचितों का हक कोई नहीं छीन सकता। क्यों छूट जाते हैं, कैसे छूट जाते हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। ऐसे गरीब कमजोर लोग, और हमने ये संकल्प लिया है अब इस राज्य में कोई भी वृद्ध, कम से कम 60 साल की सभी बूढ़े बुजुर्गों को हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे, कोई नहीं छूटेगा। और इस राज्य में जितनी महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, किसी भी उम्र का, उसको भी सरकार सहायता राशि देगी, उसको भी पेंशन से शामिल करेगी। मसलिया प्रखंड में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के कई कार्यक्रम हुए। इसमें सीएम ने 81 महिला समूहों में 81 लाख की परिसंपत्ति बांटी। किसी को राशन कार्ड तो किसी की पेंशन की समस्या दूर की। सीएम ने लोगों से अपील की कि अब कोई शख्स झारखंड से बाहर काम करने जाए तो यहाँ रजिस्ट्रेशन जरूर कराए। मौजूदा केंद्र की सरकार और हमारे देश की प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे, जो हवाई चप्पल चलने वाले लोग, उनको हम हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। उन्होंने आज तक तो ये वादा पूरा नहीं किया, लेकिन ये झारखंड में हमारी सरकार ने यहाँ के हवाई चप्पल पहनने वाले नौजवानों को हवाई जहाज से लोगों को, मजदूरों को लाने का काम किया। सबसे पहले इस देश में हमारे यहाँ मजदूरों को ट्रेन से लाने का काम किया गया, हवाई जहाज से लाने का काम किया गया। जब मंच राजनेताओं का हो और भला राजनीतिक टीका टिप्पणी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा सीएम ने
हवाई यात्रा को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला और कोरोना संकट के बीच मजदूरों के लिए झारखंड में किए गए काम को गिनाया। जो भी मजदूर भाई बहन दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं, आप लोग कभी भी बाहर जाए तो सरकार के यहां पर जो लेबर डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहां पर अपना पूरा जानकारी दे करके जाएं, ताकि आने वाले समय में इस तरह का कोई संक्रमण हो तो आप जहां हैं वहां से सरकार आपको उठा करके वापस घर में लाती है। कोरोना संकट के बीच सीएम को सुनने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। लिहाजा हेमंत सोरेन ने भी लोगों की भावनाओं को समझते हुए ऐलान कर दिया कि सरकार आपके द्वार का सफर अब नहीं रुकेगा और उनकी सरकार पूर्व की सरकार की तरह आंखें बंद कर काम नहीं करती है। मुख्यमंत्री बुधवार को भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और सौगात देने के बाद रांची लौटेंगे। पंचम झा, न्यूज 18, दुमका। उधर संसद में चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति के बारे में बताने के बाद भी कांग्रेस नाराज है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल पूछ रही है। आरोप है कि सत्ताधारियों की वजह से विपक्ष को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। एलएसी पर चीन ने की दुस्साहस। मई महीने के प्रारंभ में चाइना ने गलवान घाटी क्षेत्र में हमारी ट्रूप्स के नॉर्मल ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पैटर्न में व्यवधान शुरू किया, जिसके कारण फेस ऑफ की स्थिति उत्पन्न हुई। जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एक वायलेंट फेस ऑफ की स्थिति 15 जून को गलवान में क्रिएट की गई। हमारे बहादुर सिपाहियों ने, हमारे बहादुर सेना के जवानों ने अपनी जान का बलिदान दिया और साथ ही चीनी पक्ष को भी भारी क्षति पहुंचाई है अध्यक्ष महोदय, और अपनी सीमा की सुरक्षा में वह कामयाब रहे। संसद में रक्षा मंत्री की हुंकार कि हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है, इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। हर स्थिति के लिए भारत तैयार। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार हैं। भारत हर स्थिति के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री की तरफ से दी गई इस भरोसे के बाद भी हंगामा नहीं रुका। सदन में विपक्ष की तरफ से बार बार मचाया जा रहा शोर नहीं थमा। सदन की कार्रवाई में खलल डाली गई और अंततः कांग्रेस की तरफ से वॉकआउट कर दिया गया। हम कांग्रेस के नेताओं की सवाल भी सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए सदन में राजनाथ सिंह ने क्या कहा। अप्रैल माह से ईस्टर्न लद्दाख की सीमा पर चाइना की सेनाओं की संख्या तथा उनके आर्मामेंट्स में काफी वृद्धि देखी गई। चाइना को डिप्लोमेटिक तथा मिलिट्री चैनल्स के माध्यम से यह अवगत करा दिया कि इस प्रकार की गतिविधियां स्टेटस को यूनिलेटरली बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया गया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के बहादुर जवानों के बीच जाने के बाद हमारे कमांडर तथा जवानों में यह संदेश गया है कि देश के 130 करोड़ आदिवासी जवानों के साथ खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने अपने और चीन के रक्षा मंत्री के बीच हुई बातचीत के साथ साथ दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई बातचीत की जानकारी भी दी। हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की सॉवरेंटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड हैं। दोनों एक एग्रीमेंट पर पहुंचे कि यदि चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरिया में शांति स्थापित हो सकती है। मतलब ये कि सदन के माध्यम से सरकार अपनी तरफ से भारत चीन विवाद का पूरा ब्यौरा दिया। फिर कांग्रेस की नाराजगी क्या है, चलिए अब वो सुन लीजिए। ये सरकार के सामने हमारे कोई गुहार, कोई हमारा दरखास्त, कोई हमारा गुजारिश, कोई इसका मूल्य नहीं है। हमें सदन के अंदर नहीं बोलने दिया। अब सवाल है कि आखिर चीन के मुद्दे पर सरकार से कांग्रेस पूछना क्या चाहती थी, तो चलिए वो सवाल भी सुन लीजिए जो कांग्रेसी सांसद प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से जानना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री कहां गुम हैं? देश के प्रधानमंत्री कहां नदारद हैं? देश के प्रधानमंत्री अपने नेतृत्व की फेलियर का जवाब देश की संसद को देने से क्यों भाग खड़े हुए हैं? आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सवाल बड़े सीधे हैं। क्या चीन ने दुस्साहस कर
भारत की सरजमी पर कब्जा कर रखा है? हां या ना में देश की संसद के माध्यम से देश को जवाब दीजिए। इनमें कोई शक नहीं कि सरकार को एलएसी की स्थिति के बारे में देश को बताना चाहिए, लेकिन एक और मुद्दा है, वो है सीमा सुरक्षा का, जिसमें कूटनीति का बड़ा अहम रोल होता है और इसलिए ऐसे मुद्दों पर मुंह खोलने से पहले टालना भी जरूरी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।